प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दूसरा, 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तीसरा, हाल ही में किस देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है। साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है। ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। साथियों, इसका सही जवाब है ए श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। श्रीलंका सरकार को खाद्यों की बढ़ती कीमत, मुद्रा में डिप्रिसिएशन एवं तेजी से घटते फॉरेक्स रिजर्व के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। वित्तीय आपातकाल से संबंधित ये प्रश्न है, भारत से जो संबंध में है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है भारत में कई बार। ए 352, बी 356, सी 360, डी इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है सी 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषणा नहीं की गई। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 352 देश में आपातकाल लगता है, 356 राष्ट्रपति शासन है, 360 वित्तीय आपातकाल है। तीनों पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जा चुका है तीनों प्रश्न। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के 360 अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिलनी जरूरी है। ध्यान रखना, 2 महीने। इसके तहत राज्य विधानमंडल के सभी धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के अंदर में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आज का, चर्चा में रहे पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था। चर्चा में रहे पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था। ए 8 सितंबर 1966, बी 8 सितंबर 1967, सी 8 सितंबर 1968, डी 8 सितंबर 1969। साथियों, इसका सही जवाब है बी 8 सितंबर 1967 में पहली बार मनाया गया था। यूनेस्को द्वारा 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया। ध्यान रखना, 1966 में घोषित किया गया। और मनाया कब गया पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस? 1967 में। इस वर्ष का ये ध्यान रखना थीम महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस थीम है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नॉरोविंग द डिजिटल डिवाइन। मानव केंद्रित रिकवरी के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। डिवाइड माने विभाजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष के रूप में यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी। महत्वपूर्ण है। ए 1945, बी 1946, सी 1948, डी 1950। साथियों, इसका सही जवाब है बी 1946। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा कहा गया है कि तालिबान के 15 अगस्त को सत्ता संभालने से अब तक 300 अफगानी बच्चों को मुक्त कराया गया, जिसके कारण चर्चा में है। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। 1953 में यूनिसेफ यूएन का अस्थायी अंग बना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। साथियों, इसका सही जवाब है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हर साल 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सुधारवादी नेता ईबी रामास्वामी पेरियार की जयंती मनाने का फैसला किया, जिसके कारण चर्चा में है। पेरियार 17 सितंबर 1879 से 24 दिसंबर 1973 ने पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की रक्षा करता था, के
अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ए कर्नाटक, बी यूपी, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। साथियों उसका सही जवाब है ए कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक ने ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने और कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके कारण चर्चा में। प्रतिबंध में लॉटरी या घोड़दौड़ पर सट्टेबाजी शामिल नहीं है, जैसे कि कानूनी और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केवल क्षेत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र धारकों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी दादर और नगर हवेली, डी सिक्किम। साथियों इसका सही जवाब है बी लद्दाख ने। 4 सितंबर 2021 को पारित लद्दाख रेजिमेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर 2021 के अनुसार लद्दाख प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर के विपरीत क्षेत्र के केवल अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, 7वीं यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए नामिता गोखले, बी अरुंधति राय, सी किरण देसाई, डी सुधा मूर्ति। साथियों इसका सही जवाब है ए नामिता गोखले। महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखिका नामिता गोखले को 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। उन्हें हाल ही में एक वर्चुअल समारोह से इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015 में महिला पेशेवरों को के एक समूह द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार यामिनी हजारिका को सम्मानित किया गया है, जो कि DA यानी IPS के चयनित होने वाले पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला हैं। ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला हैं। DA यानी IPS एक संघीय पुलिस सेवा है जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, वेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए जोसेफ एल गोल्डस्टीन, बी शैलेन सिंह, सी प्रेमदा मोहंती हेजमदी, डी रिचर्ड डॉकिंस। साथियों इसका सही जवाब है बी शैलेन सिंह। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेन सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुए संरक्षण प्रजाति को विलुप्त होने की कगार पर वापस लाने के लिए वेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे कछुआ जीवन रक्षा गठबंधन, IUCN, SSC, विशेष समूह कछुआ संरक्षण और कछुआ संरक्षण कोष द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मणिपुर। साथ में उसका सही जवाब है बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में 1 हॉर्न्ड राइनो को किस कंपनी का ब्रांड शुभांकर बनाया गया है? ए IOCL, बी ONGC, सी OIL, डी HP। साथ में इसका सही जवाब है ए IOCL कंपनी का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ए कोस्टारिको, बी अल सल्वाडोर, सी पनामा, डी कोलंबिया। साथ में इसका सही जवाब है बी अल सल्वाडोर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल सल्वाडोर लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया, जिसके कारण चर्चा में है। जब किसी भी वस्तु को कानून के जरिए इस तरह की मान्यता दी जाती है तो उसका इस्तेमाल आर्थिक कार्यों जैसे लेन देन कर, अदायगी, ऋण चुकाने आदि में किया जा सकता है। इसे ही लीगल टेंडर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम भारत की राष्ट्रीय मुद्रा को देख सकते हैं। अल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक तटीय देश है। इसकी राजधानी सान सल्वाडोर है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे INS तवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तलवार श्रेणी का युद्ध पोत है जिसे रूस में भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। दूसरा, यह राडार एवं सर्विलांस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता है। उपरोक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2।
साथियों इसका सही जवाब है बी, 1 और 2 दोनों सही है। सर्विलांस सिस्टम और रडार में पकड़ में नहीं आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में भारतीय नेवी और मिस्र की नौसेना के बीच भूमध्य सागर में एक मेरिटाइम युद्धाभ्यास हुआ, जिसके कारण चर्चा में है। इसमें भारत की तरफ से INS तवर और मिस्र की तरफ से अलेक्जेंड्रिया नामक नौसैनिक जहाज ने भाग लिया। INS तवर तलवार श्रेणी का एक युद्धपोत है, जिसे रूस में भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। ध्यान रखना, रूस में। INS तवर रडार और सर्विलांस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवेशक को क्रिप्टो करेंसी पर कोई ब्याज नहीं मिलता, हालांकि वो चुकाने के लिए कोलेटरल के रूप में इसका प्रयोग करके उधार ले सकते हैं। 2, स्टेबल कॉइन्स एक क्रिप्टो करेंसी है जो सरकार द्वारा डिजिटल रूप में जारी धन को स्थिर मूल्य प्रदान करती है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? A केवल 1, B 1 और 2 दोनों, C केवल 2, D न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है C केवल 2। केवल 2 कथन ये सही है, 1 गलत है। निवेशक क्रिप्टो करेंसी पर ब्याज कमा सकते हैं, वो लोन चुकाने के लिए कोलेटरल के रूप में इसका प्रयोग करके उधार भी ले सकते हैं। स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो सरकार द्वारा डिजिटल रूप में जारी धन को स्थिर मूल्य प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में गांधी का पहला आश्रम था जिसे अहमदाबाद के कोचराव क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नंबर 2, 1917 में इसे साबरमती नदी के तट पर शिफ्ट किया गया था। नंबर 3, साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 3, D 1, 2 और 3। साथियों उसका सही जवाब है D 1, 2 और 3, अर्थात तीनों कथन सही है। 1917 में से साबरमती तट पर शिफ्ट किया गया था। साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गांधी का यह पहला आश्रम था। प्रधानमंत्री द्वारा साबरमती आश्रम के पुनर्वास के लिए एक प्रस्ताव को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण चर्चा में है। गांधी आश्रम में रहने वाले 250 से अधिक परिवारों को स्थानांतरण का खतरा मंडरा रहा है, इसी कारण ये विरोध हो रहा है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर 1915 में भारत में गांधी जी का पहला आश्रम अहमदाबाद के कोचराव क्षेत्र में स्थापित किया गया। बाद में 1917 में इसे साबरमती के तट पर शिफ्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न है, G20 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। नंबर 2, 1999 इसकी स्थापना में भारत इसका सदस्य था। नंबर 3, पीयूष गोयल जी को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D उपयुक्त में से सभी। साथियों उसका सही जवाब है D उपयुक्त में से सभी। महत्वपूर्ण प्रश्न G20 से संबंधित PCS में पूछा जा चुका है। हर साल किस देश में इसका आयोजन किया गया है, इसको उसके पहले किस देश में इसको आयोजित किया गया था, उसके बाद किस देश में आयोजित किया जाएगा। 3 साल आपको पता होना चाहिए कम से कम। जब टोक्यो में आयोजित किया गया था तो उसके पहले उसके बाद में किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये PCS में प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए G20 से संबंधित, क्योंकि भारत भी इसका सदस्य है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत जो भी संगठन का सदस्य रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। पीयूष गोयल जी को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है, जो दुनिया के प्रभावशाली व्यवस्था के रूप में सूचित करता है, जिसके कारण चर्चा में है। अगला G20 शिखर सम्मेलन आगामी 30 से 31 अक्टूबर के बीच इटली की अध्यक्षता में होगा। ध्यान रखना, इटली की अध्यक्षता में होगा, ये चीज़ पता होना चाहिए। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन करेगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता शुरू कर देगा और समिट कब करेगा, लीडर्स समिट का आयोजन कब करेगा, 2023 में जाकर। 1999 में G20 की स्थापना के बाद भारत इसका सदस्य बना। कल का प्रश्न था, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बियरर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी पूछा जा चुका है, टीचर चंद थे, हालांकि उसमें उस प्रश्न आंसर कुछ और दिया था उत्तर। इसका सही जवाब है साथियों A अवनी लेखरा। आज का प्रश्न है, हाल में किस राज्य के मांडा भैंस को इंडिजीनियस टैग मिला है? A उड़ीसा, B पश्चिम बंगाल, C असम, D झारखंड।
आप लोग उसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। आप लोग ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।